हाँ, तो अर्थशास्त्र विज्ञान, अरे बोल दीजिए आप लोग भाई, अगर पढ़ाए हैं तो बोलिए, नहीं पढ़ाए हैं तो नहीं बोलिए ना, फिर से पढ़ा देंगे ना, क्या दिक्कत है। जो पढ़ा है वो बता दे। अरे अर्थशास्त्र की प्रकृति में हम पढ़ा रहे थे ना। हाँ ठीक है, समझ गए, अर्थशास्त्र कला है उसी की। ठीक है, तो अर्थशास्त्र विज्ञान हमने पढ़ लिया है, और विज्ञान में तर्क जो थे वो भी हमने पढ़ा। तो क्या अर्थशास्त्र कला भी है? हमने ये सोचा कि, हमने ये सुना कि आदर्श जो है, विज्ञान आदर्श है, वास्तविक है, फिर हमने ये देखा कि वह एक विज्ञान भी है। तो अब ये देखते हैं कि अर्थशास्त्र, क्या अर्थशास्त्र एक कला भी है? इज इकोनॉमिक्स एंड आर्ट? तो इस तथ्य में देखते हैं कला से अभिप्राय क्या है। कला से अभिप्राय है कि किसी कार्य को उचित व ठीक ढंग से करना ही जो है वो कला होती है। करने का तात्पर्य होगा, यदि किसी कार्य को आप बहुत, जैसे मान लीजिए आपके फादर ने आपको कोई कार्य करने के लिए कहा, आपने उस कार्य को बड़े ही अच्छे ढंग से किया, व्यवस्थित ढंग से किया, तो आप ये कह सकते हैं कि एक कला की तरह हमने इस कार्य को जो है अपनी आंचल में भांपा है। तो किसी कार्य को उचित व ठीक ढंग से करना ही जो है वो कला है। तो कला शब्द किसे कहते हैं? कला शब्द का हेतु क्या है? कला शब्द का मतलब क्या है? इससे आशय क्या स्पष्ट होता है? तो कला शब्द से यह स्पष्ट होता है कि किसी विषय का, किसी सब्जेक्ट का, किसी सब्जेक्ट को एक पक्ष में लाया जाए, एक व्यवहारिक पक्ष में लाया जाए, या लाया जा सके, या लाया जाता है, तो ऐसे पक्ष को हम क्या कहेंगे? ऐसे कार्य को हम जो है वो कला के नाम से संबोधित करते हैं। तो यदि हम अर्थशास्त्र के विषय को व्यवहारिक पक्ष में ला करके कार्य करें तो वह एक कला का कार्य कहलाएगा। यदि विज्ञान का कार्य तथ्यों की खोज व व्याख्या करना है, देखिए पीछे आप लोगों ने पढ़ा था, उसने, लेखक ने कहा कि यदि विज्ञान का कार्य यह है कि वह तथ्यों की खोज करे और उसकी व्याख्या करे। तथ्यों का खोज मतलब कमियों को उजागर करे, उसकी अच्छाइयों को चुने, जो कमियां हैं उसकी व्याख्या करे, जो अच्छाइयां हैं उसकी व्याख्या करें, तो कला इस कार्य में हमारा मार्गदर्शन करती है। तो यह विज्ञान का कार्य तथ्यों की खोज व व्याख्या करना, तो कला इसमें हमारा मार्गदर्शन करती है। कैसे करती है? तो और हमें व्यवहारिकता की ओर ले जाती है। इस प्रकार कला वास्तविक एवं आदर्श विज्ञान के मध्य पुल का काम करती है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि विज्ञान क्या है। विज्ञान यह है कि कला को हम खोजें। जैसे आप में आ गया, अगर कॉलेज में एग्जाम में आ गया कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, कला भी है, दोनों के अंतर को स्पष्ट कीजिए, तो आप यही कहेंगे कि अर्थशास्त्र क्या करता है? तथ्यों का जो है माप करता है, तथ्यों का मेजरमेंट करता है, तथ्यों को भांपता है, और फिर उस आधार पर उसकी जो है वो व्याख्या करता है। तो जो भांपना, भांपने के लिए जो कार्य किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? कला कहते हैं। और भांपने के बाद उसकी व्याख्या की जाए तो वो विज्ञान का कार्य करती है। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि विज्ञान जो है वो कला के ऊपर चलता है। तो किसी ने सच ही कहा कि गणेश भगवान हमारे इष्ट देव हैं, उनकी इतनी भारी भरकम शरीर, और उनका जो सवारी है वो एक चूहा है। मैं बहुत बड़ी बात आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आप लोग जो हिंदू धर्म से होंगे वो बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। आज हिंदू धर्म के बहुत ज्यादा बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं, मुझे पता है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के बच्चे मेरी आवाज को सुन रहे हैं। तो और ये एमिटी यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा वाले बच्चे भी सुन रहे हैं, जिनको अभी कुछ 10-5 दिन पहले ही जोड़ा गया है। तो जो मुझसे पहले से कुछ लोग परिचित भी इसमें जुड़े हुए हैं, तो मेरी आवाज उन लोगों को तक समझ पहुंच रही है। वो लोग भले मुझसे बात नहीं कर पाए। तो आपको पता हो, मैंने आप लोगों के स्कूल में पढ़ाते समय भी ये बात कही थी कि एक गणेश भगवान इतनी भारी भरकम शरीर हैं, जिनका सर ही जो है वो हाथी का मस्तक है, और वो इनकी सवारी एक चूहा है। ये कैसे संभव है? तो ऐसे संभव है कि गणपति जो हैं वो बुद्धि का प्रतीक हैं। गणपति जो हैं वो बुद्धि का प्रतीक हैं, और चूहा जो है वो तर्क का प्रतीक है।
और बुद्धि किस पर चलती है? तर्क पर ही चलती है। इसलिए बुद्धि जो है वो तर्क पे चलती है, इसलिए गणेश बुद्धि का प्रतीक है, चूहा तर्क का, इसलिए गणेश जो है वो चूहे पर चलते हैं। उसी प्रकार से जो कला है, कला के ऊपर कौन चलती है? आदर्श विज्ञान चलता है। तो कला किसका कार्य किया? कला मध्य पुल का काम किया, जैसे एक चूहा बीच में गणेश की सवारी का काम किया। तो कला का प्रयोग व्यवहारिक समस्याओं के समाधान करने के लिए, या आप ये कह सकते हैं कि आर्थिक नियमों के जो नियम हैं, आर्थिक नियमों के जो नियम है, उनका जो है क्या करता है? वो निर्माण करता है। इस कला का विज्ञान जो है वो पूरक है। अब इसी में कुछ नाम्स आते हैं, जैसे कीन्स एक अर्थशास्त्री थे। तो कीन्स ने क्या कहा? कीन्स ने कहा कि कला ज्ञान की वह शाखा है, कला ज्ञान की वह शाखा है जो निश्चित उद्देश्यों के प्रति सर्वश्रेष्ठ उपाय बताती है। प्रोफेसर कोसा कहते हैं कि विज्ञान का काम खोज करना है, और खोज करने के बाद उसकी व्याख्या करना है, और कला का काम जो होता है वो निर्देशन करना होता है। उसका काम होता है निर्देशन करना, या निर्देश देना, निर्देशन करना, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के कला होने, अब ये देखिए, प्रोफेसर कीन्स ने कुछ बात कही, कोसा ने कुछ बात कही, तो जाहिर सी बात है इनकी बातों को कुछ तोड़ने वाले भी आ जाएंगे। देखिए इतने लोग तोड़ने वाले आ गए। तो अर्थशास्त्र के कला के क्षेत्र में होने से एक पक्ष में तर्क भी है। कला अर्थशास्त्र के कला होने के पक्ष में एक तर्क भी है, आर्गुमेंट्स इन अ फेवर ऑफ द बीइंग ऑन आर्ट। तो एडम स्मिथ, रिकार्डो, पीगू मिल, पीगू मिल, मार्शल, ये अनेक प्रकार के अर्थशास्त्री हैं। ये अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को कला मानते हैं। कैसे मानते हैं? तो इनमें कुछ आप निम्नलिखित शर्तों के अनुसार आप कुछ तथ्य लिख सकते हैं, तर्क लिख सकते हैं। जैसे पहला तर्क आप लिख सकते हैं कि अर्थशास्त्र सैद्धांतिक व व्यवहारिक दोनों ही है। इकोनॉमिक्स इज अ बोथ थ्योरेटिकल भी है, यानी थ्योरी भी है, एंड प्रैक्टिकल भी है, यानी सैद्धांतिक भी है और व्यवहारिक भी है। देखिए सैद्धांतिक और व्यवहारिक हिंदी का शब्द है अंशिता, समझना कितना कठिन है, लेकिन ये इंग्लिश देखो, इकोनॉमिक्स इज द बोथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल देखिए कितना आसानी से समझ में आ गया। तो इकोनॉमिक्स इज द बोथ, इकोनॉमिक्स दोनों है, क्या है? थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भी है एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है। कैसे? तो अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा, या आप ये कह दीजिए कि अर्थशास्त्र ज्ञान की कोई शाखा, या ये कहिए कि विषय ऐसा भी हो सकता है, अर्थशास्त्र का विषय ऐसा भी हो सकता है जो थ्योरेटिकल दृष्टि से विज्ञान हो और व्यवहारिकता की दृष्टि से वो कला हो। कहने का तात्पर्य हिंदी में समझते हैं हम लोग कि अर्थशास्त्र को आप ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है अर्थशास्त्र कि वो सैद्धांतिक दृष्टि से हो, यानी कि वो थ्योरेटिकल हो, और ये भी हो सकता है कि वह व्यवहारिक हो, यानी वह प्रैक्टिकल भी हो। तो प्रैक्टिकल की दृष्टि से वो क्या हो जाएगा? कला हो जाएगा। यहां ऐसे समझाया गया है कि किसी चीज को मठार करके लिखना, सुंदर लिखना, स्पष्ट लिखना कला को दर्शाता है। तो सैद्धांतिक दृष्टि से, यानी कि थ्योरेटिकल तौर से, तो थ्योरी में तो कोई कला हो नहीं सकती, लेकिन हाँ अगर उसको प्रैक्टिकल किया जाए तो प्रैक्टिकल में तो कला हो सकती है ना। प्रैक्टिकल मतलब उसे उतारा जाए, जैसे आप लोग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सुने होंगे, तो प्रैक्टिकल। तो अर्थशास्त्र का कला पक्ष इस विषय में जो है वो व्याख्या करता है। किस विषय में? कि अर्थशास्त्र सैद्धांतिक व व्यवहारिक दोनों ही है। अब अगर आपको लिखना हो हेडिंग में, तो चाहे तो सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं कि अर्थशास्त्र कला होने के पक्ष में तर्क, तो आप सिर्फ इतना लिख देंगे अर्थशास्त्र सैद्धांतिक व व्यवहारिक दोनों है। हिंदी मीडियम है तो आप लिखेंगे अर्थशास्त्र सैद्धांतिक व व्यवहारिक दोनों है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे इकोनॉमिक्स इज द बोथ ऑफ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों है। हाँ, लेकिन उसी में थोड़ा अगर एक लाइन और बढ़ा देंगे और ये कह देंगे कि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की थ्योरेटिकल तौर पे, सैद्धांतिक तरह से उसकी व्याख्या करना और उसका प्रैक्टिकल करना,
यानी कि व्यवहारिक करना, तो जो प्रैक्टिकल करना होता है वो कला को उसके दर्शाता है। तो बड़ा सुंदर लगेगा, मतलब अगर आप ऐसा लिखेंगे तो। दूसरा कहता है कि व्यवहारिकता पर अधिक बल, मोर इंफेसिस ऑन प्रैक्टिकलिटी। तो व्यवहारिकता पर अधिक बल देना, यानी प्रैक्टिकल पर जो है, प्रैक्टिकलिटी पे जो है वो अधिक ध्यान देना। तो आप ये कह सकते हैं कि आजकल जो, आप ये कह सकते हैं कि जो थ्योरेटिकल अर्थशास्त्र के महत्व जो है थोड़ा सा बढ़ने लगे। कैसे? कि इसमें आ जाता है शब्द कल्याणवादी, कल्याणवादी अर्थशास्त्र, या राजस्व, राजस्व का मामला। तो ऐसी बातों से जो है इसे कह सकते हैं कि आधुनिक युग में जो है बढ़ गया है। आज के दौर में अगर आप देखें तो जो थ्योरेटिकल है ये थ्योरी के बेस पे थोड़ा सा बढ़ गया है, प्रैक्टिकल कम है, थ्योरी ज्यादा है। तो इस आधार पर आप अर्थशास्त्र को कला कहना अधिक उपयुक्त जो है वो आप कह सकते हैं। तो प्रोफेसर स्टिगलर एक थे। तो प्रोफेसर स्टिगलर ने बताया कि लगभग 90% जो अर्थशास्त्री हैं अपने समय के आधे से अधिक भाग को व्यवहारिक अर्थशास्त्र के अध्ययन में लगाते हैं। व्यवहारिक अर्थशास्त्र यानी प्रैक्टिकल में लगाते हैं। तो उन्होंने कहा कि 90% जो अर्थशास्त्री हैं वो अर्थशास्त्र में व्यवहारिकता पर बल देते हैं, यानी प्रैक्टिकल पर जो है वो बल देते हैं, न कि विशुद्ध आर्थिक सिद्धांतों पर। बल्कि वो सिद्धांत क्या है, उसके प्रिंसिपल क्या हैं, उनमें थ्योरी पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, सिद्धांतों पर यानी कि प्रिंसिपल्स पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, प्रैक्टिकल पर ध्यान देते हैं। तीसरा, अधिकांश समस्याएं विशुद्ध आर्थिक समस्याएं समस्याएं ही होती हैं। मोस्ट प्रॉब्लम आर प्योरली इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। तो कोई भी आर्थिक समस्या विशुद्ध रूप से आर्थिक नहीं होती है, गलत। हाँ, कुछ समस्याएं शुद्ध रूप से तथा मूल रूप से आर्थिक प्रकृति की होती हैं। जैसे क्या? जैसे आप ये कह सकते हैं जो ब्याज दर होती है, जो मूलधन पर लगाया गया जो ब्याज होता है, तो जो दर उसकी लगती है 2%, 3%, 5%, तो ब्याज दर हो सकती है, या मुद्रा की मांग हो सकती है, या उसकी पूर्ति, उसकी साख हो सकती है। तो ऐसी साख संबंधी धारणाएं आदि जो है वो आती हैं। ऐसी समस्याओं का समाधान यदि अर्थशास्त्री नहीं करेगा तो कौन करेगा? आप खुद ही समझिए कि अगर इस तरीके की बातें जहां पे आ गई कि ब्याज दर देखना है, मुद्रा की मांग को देखना है, उसकी पूर्ति को देखना है, उसकी साख संबंधी धारणाओं को देखना है, तो ये बताइए ऐसे में अर्थशास्त्र नहीं करेगा तो, अर्थशास्त्री उसका काम नहीं करेगा तो कौन करेगा? हाँ, कुछ समस्याएं एक तरीके से अनिश्चित प्रकृति की होती हैं, ठीक है, वो जो है अनिश्चित फेवर की जो है वो होती है। परंतु फिर भी मिली जुली जो समस्याओं के समाधान में एक अर्थशास्त्री अपना संपूर्ण जो है वो अनुभव या अपना महत्व जो है वो सुझाव रखता है। मानव कल्याण अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य, इस शब्द से ही समझ जाइए ना क्या कहना चाह रहा है। वो कह रहा है कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का मेन जो उद्देश्य है वो मानव कल्याण का मुख्य प्रमुख उद्देश्य है। कैसे? तो आप अगर लाइन बढ़ाना चाहें तो लिख सकते हैं कि अर्थशास्त्र प्रगतिशील विज्ञान के रूप में मानवीय आदर्शों के प्रति तटस्थ नहीं रह सकता। इस शास्त्र का प्रमुख कार्य कला के रूप में आर्थिक समस्याओं को सुलझाना होता है, ताकि निर्धनता, गरीबी, बेरोजगारी की समस्या, जो क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। तो कला के अभाव में अर्थशास्त्र निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे से उसका प्रिंसिपल महत्व भले ही परंतु व्यवहारिक महत्व शून्य हो जाएगा। तो कला के अभाव में अर्थशास्त्र क्या हो जाएगा? निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे उसका जो प्रिंसिपल महत्व यानी सैद्धांतिक जो महत्व है भले ही परंतु व्यवहारिक महत्व उसका जो है वो शून्य हो जाएगा, प्रैक्टिकल जो है उसका शून्य हो जाएगा। तो अर्थशास्त्र के कला होने से अर्थशास्त्र का वैज्ञानिक स्वरूप सशक्त होता है।
कैसे होता है? द साइंटिफिक नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स इज स्ट्रेंथेंड बाय द इकोनॉमिक्स बीइंग आर्ट। तो स्ट्रेंथेंड क्या है? स्ट्रेंथेंड बाय इकोनॉमिक्स, उसकी स्ट्रेंथ क्या है? तो व्यावहारिक अर्थशास्त्र का बढ़ता हुआ महत्व कला को संकेत करता है। जरा सा इसी को अपोजिट पलट करके फिफ्थ लाइन को देखिए, तो अर्थशास्त्र के कला होने से अर्थशास्त्र का वैज्ञानिक स्वरूप जो है वो सशक्त होता है। कैसे? तो अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, एक समाज का विज्ञान है, समाज के लिए विज्ञान। इसके इसलिए उसका महत्व इस बात में निहित है कि वह आर्थिक समस्याओं को हल करने में सहायक हो। हाँ, अगर पीगू के शब्दों में देखें तो पीगू का कहना है कि जब हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हमारा दृष्टिकोण एक दार्शनिक जैसा होता है। आपने पीछे पढ़ा होगा, देखिए पीगू कल ही पढ़े थे आप लोग। पीगू ने क्या कहा था? पीगू ने कहा था कि जब हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हमारा दृष्टिकोण एक दार्शनिक जैसा होता है। अर्थात हम ज्ञान की खोज केवल ज्ञान प्राप्त के लिए नहीं करते, बल्कि हमारी मनोवृत्ति एक डॉक्टर के समान होती है। जैसे कि रोगियों की वह सेवा भी करता है, उसकी जांच भी करता है, और जांच करने के बाद वह जो है उसको उचित दवाएं जो है उसको प्रदान करता है। तो अर्थशास्त्र का ज्ञान या अर्थशास्त्र का ज्ञानदायक लाइट बियरिंग ही नहीं है, बल्कि फलदायक यानी फ्रूट बियरिंग भी है। तो लाइट बियरिंग मतलब होता है ज्ञानदायक, और फ्रूट बियरिंग मतलब होता है फलदायक। तो लेखक कहता है कि अर्थशास्त्र का ज्ञान जो है वो लाइट बियरिंग या ज्ञानदायक जो है नहीं है, बल्कि वह फलदायक है, यानी फ्रूट बियरिंग भी है, जिसका व्यवहारिक महत्व है। कला या व्यवहारिक विज्ञान में उन उपायों का ज्ञान कराता है जिसकी सहायता से हम आदर्श ज्ञान प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करते हैं। तो कला का कार्य आदर्श और वास्तविक विज्ञान से संबंध में स्थापित करने से है। तो वास्तविक विज्ञान यानी कि पॉजिटिव साइंस, आदर्श विज्ञान यानी कि नॉर्मेटिव साइंस, ये किस पर चलते हैं? ये कला पर चलते हैं। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि चाहे वास्तविक विज्ञान हो चाहे आदर्श विज्ञान हो, इनको आर्ट का सहारा लेना पड़ता है, तो तभी ये चलते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि कला वास्तविक से आदर्श विज्ञान के बीच एक पुल का कार्य करती है, एक पुल का जो है वो रूप लेती है। तो व्यवहारिक अर्थशास्त्र का बढ़ता हुआ महत्व इसके कला होने का संकेत है। व्यवहारिक अर्थशास्त्र यानी प्रैक्टिकल अर्थशास्त्र का बढ़ता हुआ महत्व, जैसे जैसे हमारे समाज में प्रैक्टिकल की चीजें ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही हैं, उसी से कला का जो है वो संकेत हो रहा है, उसके महत्व का भी। कैसे? तो वर्तमान युग में व्यवहारिक अर्थशास्त्र एम्प्लॉयड इकोनॉमिक्स का बड़ा महत्व है और बढ़ भी गया है, जिसमें कि आर्थिक सिद्धांतों का निर्माण करने के बजाय व्यवहारिक नीतियों के निर्माण या कार्यान्वयन पर अधिक जोर दिया जाने लगा है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र आज अर्थशास्त्रियों का मुख्य केंद्र बन चुका है, जो व्यवहारिक अर्थशास्त्र के लोकप्रिय तथा प्रत्यक्ष प्रमाण और अर्थशास्त्र की कला दोनों से ही सबसे बड़ा प्रमाण सिद्ध होता है। कैसे? कि व्यवहारिक अर्थशास्त्र का आजकल के जमाने में बड़ा ही, आज वर्तमान आधुनिक युग में उसकी बड़ी ही जो है वो मांग बढ़ गई है, उसका महत्व भी बढ़ गया है, जिसमें कि आर्थिक प्रिंसिपल्स का, जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल का जो है निर्माण करने की बजाय बल्कि व्यवहारिक नीतियों के निर्माण पर जो है अधिक बल दिया जाता है। वो थ्योरी बना करके लंबा लंबा रटाया जाए उसकी बजाय बल्कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो जो है वो ज्यादा दिए जा रहे हैं। तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र आज अर्थशास्त्रियों का मुख्य केंद्र बन चुका है, जो व्यवहारिक अर्थशास्त्र का की लोकप्रियता का प्रत्यक्ष प्रमाण है और अर्थशास्त्र को कला होने का सबसे बड़ा प्रमाण सिद्ध होता है। तो अर्थशास्त्र को कला इसीलिए कहते हैं क्योंकि कला जो है वो क्या है? एक पैडल का काम करती है, जिसको मारने का काम कौन करता है? जिसे मारने का काम वास्तविक विज्ञान करता है और आदर्श विज्ञान करता है। तो वास्तविक विज्ञान आदर्श विज्ञान को विज्ञान के दृष्टिकोण से हम देखते हैं
लेकिन वह चलती गाड़ी का नाम होता है कला, तो कला के ऊपर चलती है, इसलिए हम विज्ञान को, अर्थशास्त्र को एक कला का नाम भी देते। तो अब अर्थशास्त्र कला ही नहीं है, इसमें भी कुछ जो है वो तर्क दिए गए हैं। तो अर्थशास्त्र कला नहीं है। देखिए, पीगू ने, मार्शल, वो सब ने कहा नहीं कि अर्थशास्त्र एक कला है, तो कुछ लोग मिल करके आए, सहयोग दिए, हाँ कला है। लेकिन कुछ लोग हैं समाज में जो अपवाद करने के लिए खड़े रहते हैं, ज्ञान अपना देने के लिए रहते हैं, नहीं 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 नहीं, नहीं कला नहीं है। तो क्या है? अर्थशास्त्र कला नहीं है, इस विषय में तर्क भी हैं। आर्गुमेंट अगेंस्ट द इकोनॉमिक्स बीन ऑन आर्ट। तो क्या है? तो वालरस, वालरस एक समुद्री जीव भी होता है। ये है प्रोफेसर वालरस। तो प्रोफेसर वालरस और एक दूसरे सीनियर कुर्नी, सुम्पीटर तथा कीन्स आदि अर्थशास्त्रियों को कला मानने के पक्ष में नहीं है। ये अर्थशास्त्र को कला नहीं मानते हैं। उनका कहना था कि अर्थशास्त्र एक विशुद्ध वास्तविक विज्ञान है और उसका व्यावहारिक प्रैक्टिकल नीति निर्माण से कोई संबंध नहीं है। और इसी विचार पर इन लोगों ने कुछ निम्नलिखित तर्क दिए हैं। तर्कों की रूपरेखा हमने नीचे प्रस्तुत की है, हेडिंग के साथ समझने की कृपा करें। कि कला एवं विज्ञान की भिन्न प्रकृति है। कला और विज्ञान की भिन्न प्रकृति, वहां पे ये हुआ कि वास्तविक विज्ञान है, आदर्श विज्ञान है, दोनों कला के ऊपर चलते हैं। तो जो व्याख्या होती है इकोनॉमिक्स की, वो वास्तविक विज्ञान हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी रूपरेखा जिस पर काम करती है वो प्रैक्टिकल का होता है। तो जो प्रैक्टिकल रूप है वह एक कला का रूप होता है। तो कला एवं विज्ञान की भिन्न प्रकृति, तो कला तथा विज्ञान की प्रकृति एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है, क्योंकि दोनों का कार्य क्षेत्र अलग अलग है। इस प्रकार अर्थशास्त्र यह विज्ञान है जो कला नहीं हो सकता। किसी ने कहा, किसने कहा? प्रोफेसर वालरस, सीनियर कुर्नी, सुम्पीटर, कीन्स, ये लोगों ने कहा कि देखिए भाई, अर्थशास्त्र जो है वो कला नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों का जो क्षेत्र है वो अलग अलग है। तो दोनों का क्षेत्र अलग का तात्पर्य हो गया कि इस प्रकार अर्थशास्त्र यदि विज्ञान है तो वो कला नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का कार्य अलग अलग होता है। वो कहते हैं उसका काम है थ्योरी, इसका काम है प्रैक्टिकल, तो दोनों का काम अलग है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि थ्योरी के ऊपर ही तो कैपिटल चलती है, या कैपिटल के ऊपर ही तो थ्योरी चलती है। तो आर्थिक समस्याएं विशुद्ध रूप से अधिक नहीं होती हैं। तो कोई भी आर्थिक समस्या वास्तव में विशुद्ध रूप से आर्थिक समस्या नहीं होती, बल्कि वह राजनैतिक, सामाजिक व धार्मिक परिस्थितियों के प्रभावित समस्याओं के समाधान के लिए उचित नीति का निर्माण करती। तो आर्थिक समस्याएं विशुद्ध रूप से आर्थिक होती हैं? तो नहीं होती हैं। तो कैसे नहीं होती हैं? तो कोई भी आर्थिक समस्या वास्तव में विशुद्ध रूप से आर्थिक समस्या नहीं होती, बल्कि वह राजनैतिक, सामाजिक व धार्मिक परिस्थितियों से प्रभावित समस्याओं के समाधान के लिए उचित नीति का निर्माण कर सके। तो होता है कि सुनिश्चित निष्कर्ष प्राप्त नहीं होते। किसी ने उसी में ये भी ज्ञान दे दिया कि भैया निश्चित, सुनिश्चित निष्कर्ष प्राप्त ही नहीं होते हैं। तो प्रोफेसर कीन्स के शब्दों में अर्थशास्त्र का सिद्धांत ऐसे सुनिश्चित निष्कर्ष प्रस्तुत करता है जिन्हें नीति पर तत्काल लागू नहीं किया जा सके। यह कोई सिद्धांत नहीं, बल्कि एक विधि मस्तिष्क का एक उपकरण और चिंतन मनन की एक विधि है। चूंकि नीति निर्धारण करते समय आर्थिक नियमों का तत्काल लागू नहीं किया जा सकता, इसलिए अर्थशास्त्र मात्र एक अपूर्ण कला बनकर जो है वो रह गया है। तो अर्थशास्त्र का नीति निर्धारण पक्ष उसकी वैज्ञानिक प्रकृति को कमजोर करता है। तो यदि अर्थशास्त्र नीति निर्माण में सहयोग करता है, यदि अर्थशास्त्र नीति निर्माण में सहयोग देता है, तो उसका वैज्ञानिक स्वभाव जो है वो समाप्त हो जाता है। अर्थशास्त्री के वैज्ञानिक स्वभाव को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि अर्थशास्त्र अपने उद्देश्यों के प्रति तटस्थ होते हुए नीति निर्माण से कार्य करने को सर्वथा जो है वो अलग रखे।
तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अर्थशास्त्र का नीति निर्धारण पर, नीतियों के निर्धारण पर उसके पक्ष जो है वैज्ञानिक प्रगति में कमजोर करता है। तो कमजोर करने का तात्पर्य यही हो गया कि यदि अर्थशास्त्री नीति निर्माण में सहयोग देता है, वही अर्थशास्त्री है, वो सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाई जा रही हैं, अगर उसमें वो सहयोग करता है तो उसका यह एक वैज्ञानिक स्वभाव जो है वहीं समाप्त हो जाता है। और अर्थशास्त्री के वैज्ञानिक स्वभाव को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि अर्थशास्त्रियों को उसके उद्देश्यों के प्रति ईमानदार, तटस्थ रहते हुए नीति निर्माण कार्य को अपने आप को सर्वथा अलग रखे। तो अर्थशास्त्री का काम ये नहीं होता है कि वह नीति निर्माण का काम करे। तो इसलिए नीति निर्माण को हम कला के नाम से जानते हैं। तो प्रोफेसर कीन्स का और ऐसे वालरस, सीनियर, कुर्नी, शुम्पीटर, कीन्स का ये कहना है कि अर्थशास्त्री को यदि नीति कोई बन रही हो तो सरकार को अपने उस नीति निर्धारण से उसे दूर रखना चाहिए और अर्थशास्त्र को स्वयं भी उससे जो है वो दूर रहना चाहिए। अब इसी पर यह बात आती है कि अर्थशास्त्र अस्पष्ट है। आप इसकी स्पष्टता अगर दें तो स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री संबंधी वाद विवाद का निदान हम पीगू के शब्दों में जो है वो कर सकते हैं। कैसे कि आर्थिक विज्ञान का प्रमुख काम दिमागी अटखेलियां करना नहीं है और ना ही इसका उद्देश्य केवल ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना है, बल्कि यह नीति शास्त्र का साथी और व्यवहार का जो है वो दास है। इसी प्रकार भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन का मत है कि अर्थशास्त्र का मानवीय चेहरा होना चाहिए और अर्थशास्त्र अपना सम्मान खो देगा यदि वह मानव कल्याण में सहायता नहीं कर सकेगा या नहीं होगा। तो सरल शब्दों में अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है तथा वास्तविक विज्ञान के साथ साथ आदर्श भी है। इसी संदर्भ में प्रोफेसर कीन्स का कहना है कि कला तथा विज्ञान एक दूसरे के जो है वो क्या हैं, पूर्ण करने वाले हैं, यानी कि पूरक है। अतः ऐसी दशा में अर्थशास्त्र के विज्ञान तथा कला दोनों रूपों में अध्ययन एक साथ साथ किया जा सकता है। इसके बाद दो चार चीजें और हैं जो थोड़ा सा अच्छे से आप लोगों को समझना होगा कि अर्थशास्त्र प्रोफेसर मार्शल के अनुसार कि अर्थशास्त्र के केवल मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप है, जैसे कि परीक्षा उपयोगी कुछ प्रश्न भी इसमें हैं कि अर्थशास्त्र की प्रकृति तथा विषय के क्षेत्र की विवेचना कीजिए। ऐसे ही आपके जब एलएलबी के कॉलेज में आपने क्वेश्चन पूछेगा तो कुछ गिनित चुनित क्वेश्चन है, बस वही पूछेगा। जैसे ऐसे ही पूछेगा कि अर्थशास्त्र की प्रकृति तथा विषय के क्षेत्र के में विवेचना कीजिए। अर्थशास्त्र वास्तविक तथा आदर्श दोनों प्रकार का विज्ञान है, विवेचना कीजिए। अर्थशास्त्र कला का व विज्ञान दोनों है, इससे आप कैसे सहमत हैं? ये भी पूछ सकता है कि अर्थशास्त्र विज्ञान भी और कला है, तो आप इसे कैसे सहमत हैं? तो आप लोगों को इन्हीं लोगों की ये जो हेडलाइंस हैं, इन्हीं लोगों की हेडलाइंस को आपको पढ़ना है कि कौन क्या कह रहा है, उसमें से अपना एक विचार निकाल करके जो है आपको एग्जाम में लिखना है। फिर से मैं बता रहा हूं, ये बीए एलएलबी आप लोग कर रहे हैं, ये हाई स्कूल इंटर नहीं है कि जो आप लोग पढ़े हैं वही लिखना है। यहाँ कुछ ऐसी भी बातें आपको लिखनी पड़ेंगी जो स्वयं विवेक से आपको लिखनी पड़ेंगी। पढ़ना है आपको मदद के लिए, लिखना है अपने शब्दों में। ये नहीं है कि लेखक ने लिखा है जैसे वैसे हम जाकर के किताब में लिख दें। तो आप अगर लेखक के लिखे हुए शब्दों से आप किताब लिखेंगे तो इससे आपकी समझदारी प्रस्तुत नहीं होगी। एग्जामिनर जो एलएलबी के बड़े बड़े वकील होते हैं, जांचने वाले, वो कॉपी देखते ही आपका समझ जाएंगे कि ये बच्चा किताबी रट्टू मार के तोता लिखा है और वहां नंबर कम हो जाएगा। यही कारण है कि बीए एलएलबी के बच्चों का नंबर बहुत कम आता है।